किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि पीठ हमेशा मजबूत रखनी चाहिए क्योंकि शाबाशी हो या धोखा हमेशा पीछे से ही मिलता है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त कुमार लेकर आया हूं फिर से एक नई कहानी। इस कहानी का टॉपिक है धोखा। दोस्तों, लाइफ में कभी ना कभी किसी न किसी मोड़ पर आप सभी को धोखे तो जरूर मिले होंगे। ये कहानी आपको बताएगी कि जब भी आपको लाइफ में धोखा मिले तो आपको क्या करना चाहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के ये कहानी शुरू करते हैं। बात पुराने जमाने के एक व्यापारी की है। उसकी लव मैरिज हुई थी। व्यापारी और उसकी पत्नी को परफेक्ट कपल कहा जाता था। नगर में लोग उनके प्यार की मिसालें दिया करते थे। लोग तो यहां तक कहा करते थे कि प्यार हो तो ऐसा हो। नगर के राजा और रानी को भी उनके बारे में पता था। दोस्तों, उस नगर की एक विशेषता थी कि रात के समय में वहां पे सारी मशालें बुझा दी जाती थी। किसी घर में कोई मशाल नहीं जल रही होती थी। सिर्फ एक मशाल उस नगर में जल रही होती थी, वो भी उस व्यापारी की छत पर। दोस्तों, वो मशाल इस बात की निशानी थी कि व्यापारी और उसकी पत्नी का रिश्ता कितना परफेक्ट है, उन दोनों में कितना प्यार है। एक दिन राजा रानी छत पर चांद तारों को निहार रहे थे। अचानक उनकी नजर अपने नगर पर पड़ी। नगर में सब तरफ अंधेरा छाया हुआ था। रात्रि का पहर था। सिर्फ एक मशाल उन्हें जलती हुई दिखाई दी। वो व्यापारी के छत पर जल रही थी। वही मशाल दोस्तों जो इस बात की मिसाल थी कि नगर में व्यापारी और उसकी पत्नी का प्रेम कितना अटूट है। ये मशाल उस चीज का प्रतीक थी। सब नगरवासी और राजा रानी भी इस चीज को जानते थे। राजा रानी ने एक दूसरे की तरफ देखा और मुस्कुराए। उन्होंने एक चर्चा शुरू की। चर्चा इसी बात पे थी कि नगर में लोग जिस तरीके की बातें व्यापारी और उसकी पत्नी के बारे में करते हैं, उन दोनों में उतना प्यार कैसे हो सकता है। वो दोनों एक दूसरे के लिए इतने परफेक्ट कैसे हैं, इतने अटूट कैसे हैं। क्या भगवान ने ये जोड़ी बना के भेजी है? क्या भगवान चाहता है कि ये रिश्ता इतना परफेक्ट हो? यही सब बातें चल रही थी कि अचानक राजा बोल पड़े कि रानी, वो व्यापारी बहुत समझदार आदमी है। वो व्यापारी जानता है कि रिश्ते को कैसे चलाया जाता है। उस व्यापारी की वजह से ये रिश्ता इतने अच्छे से चल रहा है। रानी राजा को टोक पड़ी और रानी बोली कि राजा साहब, ये बात बिल्कुल गलत है। उस व्यापारी की पत्नी में बहुत समझ है। वो संस्कारी है, उसको समझ है रिश्तों को कैसे संभाल के रखा जाता है। उस व्यापारी की पत्नी की समझदारी से ये रिश्ता इतने अच्छे से चल रहा है। दोनों में वाद विवाद शुरू हो गया। राजा ने कहा, रानी, वाद विवाद करने का कोई फायदा नहीं है। हम एक कार्य करते हैं, हम व्यापारी और उसकी पत्नी दोनों की परीक्षा लेते हैं। रानी ने कहा, ठीक है राजा साहब, क्या करना है बताइए। राजा और रानी ने एक योजना बनाई। योजना के अनुसार रानी ने अपनी एक सेविका को व्यापारी के पास भेजा एक संदेश के साथ। सेविका व्यापारी के पास पहुंची और व्यापारी से कहा, मुझे नगर की रानी ने भेजा है और उसके साथ आपके लिए एक संदेश भी है। व्यापारी ने कहा, ठीक है बताइए क्या संदेश है मेरे लिए। सेविका थोड़ा सा झिझकी। व्यापारी ने उसे कहा, प्लीज कहिए क्या संदेश है, साफ साफ बताइए। सेविका ने कहा, रानी चाहती हैं कि आप अपनी पत्नी की हत्या कर दें। वो आप पर मंत्रमुग्ध हो गई है, आपसे बहुत प्यार करती हैं। वो आपसे शादी करना चाहती हैं। व्यापारी मुस्कुराया और उस सेविका से कहा, कृपया मुझे क्षमा कीजिए और क्षमा मांगते हुए रानी से कहिएगा, अगर 1000 रानियां भी आ जाएं, फिर भी मैं अपनी पत्नी को नहीं त्याग सकता। मैं उससे बहुत प्रेम करता हूं। ये सब धन दौलत मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। मैं जिंदगी भर अपनी बीवी से प्यार करता रहूंगा और हमेशा उसकी रक्षा करूंगा। सेविका ये मैसेज लेकर महल वापस लौट आई और उसने रानी को बताया। इसके बाद बारी थी राजा की। राजा ने एक सेवक व्यापारी की पत्नी के पास भेजा संदेश के साथ। सेवक ने संदेश व्यापारी की पत्नी को बताया और महाराज की इच्छा बताते हुए कहा, महाराज आपसे शादी करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप इस राज्य की महारानी बने, परंतु उनकी शर्त यह है कि उसके लिए आपको अपने पति की हत्या करनी होगी। व्यापारी की पत्नी ने कुछ देर विचार विमर्श करने के बाद सेवक को बुलाया और कहा, मुझे महाराज का प्रस्ताव स्वीकार है। मैं उनकी पत्नी बनने को तैयार हूं। इसके लिए मुझे अगर अपने पति की हत्या करनी पड़े तो भी मैं करूंगी। उसने कहा, आज रात मेरी छत पर जो मशाल है वो 203 के बीच में जब बुझ जाएगी तो समझ लीजिएगा कि व्यापारी मर चुका है। ये मैसेज लेकर सेवक दौड़ता हुआ महल की तरफ भागा और जाकर ये बात राजा को बताई। उसने राजा से कहा, राजा साहब, व्यापारी की पत्नी ने आपका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है, वो मान गई है। उसने कहा है आज रात वो अपने पति को मार डालेगी।
राजा को यह सुनकर विश्वास नहीं हुआ। राजा ने तुरंत एक सैनिक की टुकड़ी को बुलाया और उनसे तैयार रहने को कहा। राजा ने कहा, हमें व्यापारी को किसी भी हाल में बचाना है। जब रात को 2 से 3 के बीच में छत पर मशाल बुझ जाएगी, उसी वक्त आपको सैनिक की टुकड़ी को व्यापारी के घर में जाना है और व्यापारी को किसी भी हाल में बचाना है। सैनिक इसके लिए बिल्कुल तैयार हो गए। रात का समय हो गया। राजा और रानी दोनों इसी सोच में डूबे थे कि क्या होगा, क्या वो मशाल बुझेगी या वो मशाल जलती रहेगी, क्या व्यापारी की पत्नी सच में उस व्यापारी की हत्या कर देगी। दोनों इसी सोच में गुम थे और छत पर घूम रहे थे। दोनों रात के अंधेरे में उस जलती हुई मशाल को देख रहे थे। 2 से 3 के बीच में अनर्थ हो गया, वो मशाल बुझ गई। राजा समझ गया कि रानी ने अपना काम कर दिया है या करने वाली है। सैनिक की टुकड़ी तुरंत व्यापारी के घर में घुसी। उसने व्यापारी की पत्नी को तो गिरफ्तार कर लिया, किंतु उस व्यापारी को नहीं बचा पाई। व्यापारी मर चुका था। राजा को उस रात नींद नहीं आई। अगली सुबह जब राजा सोकर उठा, वो गुस्से में था। उसका सर दर्द से फटा जा रहा था। वो खुद से ही नाराज था कि ये क्या अनर्थ हो गया, ये नहीं होना चाहिए था, व्यापारी को नहीं मारना चाहिए था। वो इतने गुस्से में था कि नगर में एक भी महिला को नहीं देखना चाहता था। वो सारी महिलाओं को एक जैसा ही देख रहा था। उसको सारी महिलाओं में धोखेबाजी नजर आ रहा था। उसने गुस्से में अपने राज्य के सबसे वरिष्ठ राजमंत्री को बुलाया और कहा, मैं अभी शिकार के लिए जा रहा हूं। जब तक शाम को वापस आऊंगा, इस नगर की प्रत्येक महिला को या फिर फांसी पे लटका दो या उनके गले काट दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर मुझे इस राज्य में एक भी महिला जिंदा नहीं चाहिए। राजा ये कहकर अपने घोड़े पर बैठा और जंगल की ओर निकल गया। उसके निकलने के बाद राज्य का मंत्री हक्का बक्का रह गया और सोच में पड़ गया कि राजा ने ये क्या उलझुल फैसला कर दिया और ये क्या आदेश दे दिया मुझे। मैं इस आदेश को कैसे पूरा कर सकता हूँ? एक महिला की गलती की सजा मैं राज्य की सारी महिलाओं को कैसे दे सकता हूँ? राजमंत्री इन्हीं सोचों में गुम था और उसका सर भी दर्द से अब फटने लगा था। उसको समझ नहीं आ रहा था कि इस समस्या का हल मैं किसके पास ढूंढूं और कहां से ढूंढूं। राज्य का राज्य मंत्री ये समस्या लेकर अपने बूढ़े पिता के पास गया। उसके बूढ़े पिता, जो अपने समय में राज्य के बड़े राजमंत्री रहे थे, उनके सामने ये समस्या कही। उसने कहा, पिताजी, राजा पागल हो गया है। राजा को कुछ समझ नहीं आ रहा है। उसको सारी नारी जात से नफरत हो गई है। वो सारी नारियों को फांसी पर लटकाना चाहता है, सबके गले काटना चाहता है। वो ये कैसा कर सकता है? एक महिला की सजा वो सारी औरतों को कैसे दे सकता है? क्या एक महिला के गलत होने से सारी नारियां गलत हो गई हैं? उसके पिताजी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, अभी राजा गुस्से में है। तुम सबसे पहले एक काम करो, तुम जाकर पहले कहीं छुप जाओ, क्योंकि राजा जब सबसे पहले यहाँ पर लौट कर आएगा तो वो सबसे पहले गुस्सा तुम पर ही निकालेगा। मंत्री को ये बात तुरंत समझ आ गई और मंत्री कहीं जाकर छुप गया। शाम को जब राजा वापस लौटा तो उसने देखा कि सारी महिलाएं नगर में ऐसी की ऐसी ही हैं, सब सकुशल हैं, सब सुरक्षित हैं और सब अपना अपना दिनचर्या वाला कार्य कर रही हैं। राजा को ये देखकर बहुत गुस्सा आया। राजा ने कहा, मैं राजा हूं, मैंने एक आदेश दिया था, राजमंत्री ने नहीं माना। अब राजमंत्री को इसकी सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी। वो लौटकर अपने महल आया और राजमंत्री को बुलाने का आदेश दिया। राजमंत्री उसे कहीं भी नहीं मिला। ये देखते हुए राजा उठा और राजा उस राजमंत्री के घर की ओर निकल दिया। जब वो उसके घर पर पहुंचा तो उसे पता चला कि राजमंत्री वहां भी नहीं है, परंतु उसके बूढ़े पिताजी वहां हैं। वह बूढ़े पिताजी के पास गया। बूढ़े पिताजी ने राजा को देखते ही कहा, राजा साहब की जय हो। राजा साहब, यहाँ कैसे आना हुआ? राजा ने कहा, मैंने आपके बेटे को एक आदेश दिया था, उसने मेरे आदेश की अवहेलना की है, उसने उसका पालन नहीं किया। मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा है। अब मैं सबसे पहले गला उसका ही काटूंगा। राजा के बूढ़े पिताजी ने कहा, राजा साहब, मैं जानता हूं आप किस बात से निराश हैं। मैं जानता हूं कि आपके एक फैसले की वजह से एक निर्दोष की हत्या हो गई है, आप इसलिए गुस्सा हैं। आप एक व्यक्ति के धोखे की सजा पूरे समाज को देना चाहते हैं, पूरी नारी जाति को देना चाहते हैं। ये सरासर गलत नहीं लगता आपको? राजा साहब, मैं आपसे उम्र में बड़ा हूं, मैं जानता हूं आप अभी क्रोध में हैं, पर मैं ये चाहूंगा कि आप कृपया मेरी एक बार बात सुन ले। उस बूढ़े आदमी ने राजा से ये दरख्वास्त की। राजा ने गुस्से में कहा,
आप क्या मुझे बताएंगे, क्या समझाएंगे? आपके पास है क्या समझाने को? उस बूढ़े पिता ने कहा, राजा साहब, मैं आपके पिता के साथ राज्य में मंत्री था। आपके पिताजी भी मुझसे कई बार सलाह लिया करते थे। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा, कृपया एक बार आप मेरी कहानी सुन लीजिए, इसके बाद आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। राजा ने कहा, ठीक है, तो बताइए क्या है आपके पास बताने को। बूढ़े आदमी ने कहानी शुरू की। बूढ़े आदमी ने बताया, एक बार मैं आपके पिताजी के साथ जंगल में शिकार पर गया था। जंगल में शिकार पर जाते हुए हम लोग रास्ता भटक गए थे और मैं जंगल में अंदर की ओर निकल गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं जंगल से बाहर कैसे निकलूं, मुझे बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था। तभी मैंने देखा सामने से एक घोड़े पे सवार होकर एक योद्धा मेरी ओर बढ़ा चला आ रहा है। मुझे देखकर खुशी हुई कि चलिए कोई तो मिला जिससे मैं रास्ता पूछ के बाहर निकल सकता हूँ। पर उस योद्धा के मेरे पास आते ही उसने मुझ पर एक रस्सी फेंकी और मुझे बांधकर कहीं ले जाने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था वो मुझे कहाँ ले जा रहा है। सही मायने में मुझे डर लग रहा था कि मुझे बांधकर कहाँ ले जाया जा रहा है। अंत में वो मुझे एक कब्रिस्तान में ले गया। कब्रिस्तान में पहुंचते ही मैं डर गया। मुझे लगा मेरा खेल आज यहीं खत्म हो जाएगा, मुझे यहीं मार दिया जाएगा। कोई किसी को कब्रिस्तान में क्यों लेकर आएगा? उसी योद्धा ने मुझे कब्रिस्तान में लाकर पटक दिया और खुद भी घोड़े से नीचे उतरा। वहां पर एक कब्र खुदी हुई थी, उसके नीचे वो एक गड्ढा खोदने लगा और उसने मुझसे भी मेरा साथ देने को कहा। उसने कहा, मुंह बंद करके मेरा साथ दो। हम दोनों ने मिलकर 2 कब्रें खोदी। मुझे उस दिन समझ आ गया था कि आज मेरा अंतिम दिन है, आज मैं मरने वाला हूं। मुझे उस दिन डर का सच में एहसास हुआ था कि क्या होता है मरने से पहले एक डर का एहसास क्या होता है। राजा साहब, जब हमने कब्रें खोदी तो योद्धा उठा और पास में बड़े हुए खंडर की छत पर चढ़ा और वहां से एक लाश उसने नीचे फेंकी। लाश मेरे पैरों के नीचे पड़ी थी और उसका सर कटा हुआ था। उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि अभी अभी इसकी हत्या हुई है। मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये हो क्या रहा है। अब मुझे समझ में आ गया कि ये 2 कब्रें हमने किस लिए खोदी हैं। एक में तो मैं जाने ही वाला था और दूसरी उस लाश के लिए थी। जब वो योद्धा नीचे उतर कर आया तो उसने कहा, इस लाश को दफनाने में मेरी मदद करो। मैं कर भी क्या सकता था। मैंने उस कब्र को दफनाने में उसकी मदद करी और उस लाश को दफनाते ही उस योद्धा ने अपने मुंह पर ढका हुआ कपड़ा हटाया तो मैं आश्चर्यचकित रह गया। वो योद्धा कोई लड़का या आदमी नहीं था, वो एक महिला थी, बहुत ही निहायत ही खूबसूरत महिला। और उसने वो कपड़ा हटाते ही मेरी ओर देखा और कहा, डरो नहीं, मैं आपको जानती हूँ आप कौन हो, आप इस राज्य के मंत्री हो। कृपया जाकर राजा को मेरी ये कहानी बताइएगा कि एक राजकुमार ने मेरी हंसती खेलती हुई जिंदगी को बर्बाद कर दिया। वो मुझसे शादी करना चाहता था, इसके लिए उसने मेरे पति की हत्या कर दी। मैं अपने पति से बहुत प्यार करती थी। अब मेरे पति की जो हत्या हो गई है उसका बदला मैंने उस राजकुमार का गला काट के लिया है। जो लाश अभी अभी आपने दफनाई है वो उसी राजकुमार की है। मंत्री ये सुनकर हक्का बक्का रह गया और उसको समझ में नहीं आया कि ये उसने क्या कर दिया और उससे क्या हो गया। इसके बाद भी वो औरत यही नहीं रुकी, वो कहती चली गई, मैं अपना गला काटने जा रही हूँ। वो कहती चली गई कि कृपया मुझे अपने पति के पास वाली कब्र में दफना देना। वो कह रही थी कि मैं जी के क्या करूंगी जब मेरा पति ही जिंदा नहीं है। आजीवन जब तक हम रहेंगे हम साथ साथ ही रहेंगे, ये हमने कसम खाई थी और मरने के बाद भी मैं साथ साथ रहना चाहती हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि अगले जन्म में जब भी हम मिले तो हम फिर साथ साथ रहें। और ये कहते कहते ही उसने अपना गला काट दिया। राजा साहब, मैं समझता हूँ कि आप व्यापारी की पत्नी के दिए हुए धोखे से दुखी हैं। उस व्यापारी की पत्नी को ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। उस व्यापारी की पत्नी का ऐसा करना सरासर गलत था। पर आप उस औरत के धोखे के बारे में सोच रहे हैं तो आप इस औरत के बारे में भी सोचिए। इस औरत ने बिना किसी वजह के अपने मरे हुए पति के लिए अपना गला काट लिया। यकीन मानिए राजा साहब, उस दिन मुझे समझ में आया सच्चा प्यार क्या होता है। उस औरत ने अपने मरे हुए पति के लिए अपना गला काट दिया। कौन पागल ऐसा करता है, पर उसने किया और उसने अपने पति के लिए अपनी जान दे दी। जो कसम उसने जिंदा रहने पे खाई थी वो उसने मरने के बाद भी निभाई। राजा साहब, उस दिन मेरी आंखें खुल गई और मुझे समझ में आया कि सच्चा प्यार इस दुनिया में होता है, और होता है तो कैसा होता है। मैं समझ सकता हूँ राजा साहब, आप उस व्यापारी की पत्नी के धोखे से दुखी हैं। उस व्यापारी की पत्नी को ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, ये सरासर गलत है। पर आप जरा सोचिए कि आप उस औरत के दिए हुए धोखे से तो इतना दुखी हैं कि आप पूरे नगर में एक भी महिलाओं को नहीं देखना चाहते, आप सबको फांसी पर चढ़ाना चाहते हैं। पर आप इस महिला के बारे में सोचिए जिसने अपने पति के लिए, वो भी मरे हुए पति के लिए,
अपनी जान दे दी, अपना गला काट दिया। क्या ये एक औरत नहीं थी? राजा साहब को तुरंत अपनी गलती का एहसास हो गया। राजा साहब ने उस बूढ़े व्यक्ति से माफी मांगी और तुरंत अपना फैसला वापस ले लिया। दोस्तों, ये कहानी छोटी सी है पर बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज लेकर आई है। मैं जानता हूँ हम सभी को लाइफ में कभी ना कभी किसी ना किसी मोड़ पर धोखा तो जरूर मिला होगा, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम जीना छोड़ दें। दोस्तों, लाइफ है तो धोखे तो मिलेंगे ही, पर इसका मतलब ये नहीं है हम लोगों पे विश्वास करना छोड़ दें। हम सब लोग जिनको कभी ना कभी धोखा मिला है, हम सब अंदर से टूट जाते हैं। हम विश्वास की ताकत खो देते हैं। हम सभी लोगों को एक ही जैसा देखने लगते हैं। पर दोस्तों, ये सच बात नहीं है। जरूरी नहीं है जिंदगी में जिसको एक बार धोखा मिला है उसको जिंदगी में हर बार धोखे ही मिलेंगे। जिंदगी में हमेशा हमेशा ये याद रखिए कि बुरे लोग इस दुनिया में हैं तो अच्छे लोग भी हैं। अगर किसी रिश्ते में आपको धोखा मिला है तो जरूरी नहीं है जिंदगी में आपको हर बार धोखा ही मिले। जिंदगी में हमेशा पॉजिटिव रहते हुए आपको ये होप तो हमेशा रखनी होगी कि प्यार आपको जरूर मिलेगा। और अगर आपको प्यार मिल जाए तो प्यार करिए ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। तो इसी मैसेज के साथ मैं इस कहानी को यहीं खत्म कर